नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक में आप सबका स्वागत है। मैं हूं सुप्रतिम बैनर्जी। जिस खबर ने देश के लोगों को दहला दिया है, जिस खबर को सुनकर लोग सकते में हैं, आज हम फिर से उसी खबर के बारे में आप सबसे बात करने वाले हैं। जी हां, श्रद्धा वॉल्कर मर्डर केस, जिसका आरोपी आफ्ताब अमीन पूनावाला को बताया गया है। चूंकि इस घटना के बारे में आप पिछले कुछ दिनों से लगातार सुन रहे हैं, तो कत्ल की यह घटना कैसे हुई, आफ्ताब कैसे पकड़ा गया, कैसे वो पुलिस को गुमराह कर रहा है, इन सारी चीज़ों के बारे में अब तक आप बहुत कुछ जान चुके हैं, बहुत कुछ समझ चुके हैं। लेकिन फिर भी चूंकि ये एक डेवलपिंग स्टोरी है, हर रोज़ हर घंटे कुछ ना कुछ नई खबर आती है, तो मुझे लगा कि इसके कुछ नए डेवलपमेंट्स के बारे में आज आप सबसे बात करनी चाहिए। और ओवरऑल इन्वेस्टिगेशन का जो हाल है, उस पर मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है, थोड़ा मैं वो भी आप सबसे आज शेयर करूँगा। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि इस मामले में अब बात सीबीआई जांच की होने लगी है। दिल्ली हाई कोर्ट में एक एडवोकेट हैं जोशीना तुली, और इन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट में एक अर्जी लगाकर इस मामले की जांच दिल्ली पुलिस से लेकर सीबीआई के हवाले करने की मांग की है। उनका ये कहना है कि दिल्ली पुलिस बहुत प्रोफेशनल मैनर में इस मामले की जांच नहीं कर पा रही है। दिल्ली पुलिस के जो ऑफिसर्स हैं वो भी शायद इस तरह के हाई प्रोफाइल केसेस को हैंडल करने में इतने सक्षम नहीं हैं। और साथ ही वकील साहब का यह भी कहना है कि चूंकि दिल्ली पुलिस बहुत वेल इक्विप्ड नहीं है फॉरेंसिक पॉइंट ऑफ व्यू से, और इन्वेस्टिगेशन के जो दूसरे अपरेटस होते हैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से, औजार और तमाम साइंटिफिक तरीके से, तो इसलिए बेहतर यही होगा कि इस मामले की जांच सीबीआई के हवाले कर दी जाए। लेकिन इस मामले की जांच सीबीआई को मिलेगी या नहीं, इस पर अभी फैसला नहीं आया है। लेकिन इतना ज़रूर है कि इन वकील साहब ने जो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन यानी पीआईएल दाखिल की है, उसको दिल्ली हाई कोर्ट ने सुनवाई के लिए सुरक्षित रख लिया है। कहने का मतलब ये कि ये पीआईएल खारिज नहीं हुई है पहली ही नज़र में, तो इसका ये मतलब है कि सीबीआई जांच में सौंपे जाने की गुंजाइश अभी बची हुई है। सीबीआई जांच अगर इस मामले की होती है तो क्या ये इस मामले के लिए फ़ायदेमंद रहेगा, या दिल्ली पुलिस सही तफ्तीश कर रही है? इस पर आप लोगों का नज़रिया क्या है, मुझे ज़रूर बताइएगा। कमेंट बॉक्स में हो सके तो इसका जवाब दें। अब आइए मैं सबसे पहले आपको ये बताता हूँ। ऐसे तो बहुत सारी वजहें रही आफ्ताब के पकड़े जाने की, लेकिन आफ्ताब का वो झूठ जो उसके पकड़े जाने की सबसे बड़ी वजह बना, आज सबसे पहले मैं उसके बारे में बात करूंगा। और वो झूठ जो है वो श्रद्धा के मोबाइल फ़ोन को लेकर है। आप सबको इस बारे में जानकारी है कि श्रद्धा का कत्ल आफ्ताब ने 18 मई को कर दिया था, जो पुलिस की तफ्तीश है। और इसके बाद लगातार वो श्रद्धा का मोबाइल फ़ोन भी यूज़ कर रहा था और लोगों को गुमराह भी कर रहा था। लेकिन जब वक्त गुजरता गया और ये जांच पुलिस के पास पहुंची, मामले के बारे में पुलिस के पास घर वाले गए, तो फाइनली 26 अक्टूबर को श्रद्धा वॉल्कर के लोकेशन के बारे में आफ्ताब से पूछताछ शुरू हुई। उससे पहले भी पूछताछ हुई थी और तब वो गुमराह करने में पुलिस को कामयाब रहा था। लेकिन 26 अक्टूबर को जब पुलिस ने इस मामले को और गंभीरता से लेकर उससे पूछताछ की, तो उसने कुछ ऐसी बातें बताई कि वो फंस गया। एक तो उसने ये कहा कि 22 मई को उसकी श्रद्धा से लड़ाई हुई थी और इसके बाद श्रद्धा उसी रोज़ घर से निकल गई थी। 18 मई की बात उसने नहीं बताई है, ध्यान दीजिएगा, 22 मई को। और उसने ये भी बताया था कि श्रद्धा न सिर्फ घर से निकल गई, बल्कि वो जाते जाते अपना मोबाइल फ़ोन भी अपने साथ लेकर चली गई। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट खुलासा था आफ्ताब की तरफ से। पुलिस ने इस मामले को क्रॉस चेक करने का फैसला किया और श्रद्धा वॉल्कर के मोबाइल फ़ोन की लोकेशन निकाली, और वो मोबाइल फ़ोन कब तक एक्टिव था, कब इनएक्टिव हुआ, इसके बारे में पुलिस ने पता करना शुरू किया। तो पुलिस को चौंकाने वाली जानकारी मिली। पुलिस ने ये देखा कि 22 मई का डेट तो वो बता रहा है, लेकिन मोबाइल फ़ोन स्विच ऑफ हुआ 31 मई को, यानी 22 से लेकर 31 मई 9 दिनों तक जो है वो मोबाइल फ़ोन एक्टिव रहा, चलता रहा। अगर 9 दिनों तक वो फ़ोन चलता रहा तो जाहिर है अगर श्रद्धा आफ्ताब का घर छोड़कर कहीं चली गई थी तो उसके मोबाइल फ़ोन की लोकेशन दूसरी जगह होनी चाहिए थी। लेकिन पुलिस ने सीडीआर में ये देखा कि 9 दिनों तक वो मोबाइल फ़ोन दिल्ली के मेहरौली छतरपुर इलाके में ही एक्टिव था, यानी उस मोबाइल फ़ोन का लोकेशन जो है आफ्ताब के लोकेशन से और आफ्ताब के मोबाइल फ़ोन के लोकेशन से बिल्कुल मेल खा रहा था। यहाँ एक बहुत बड़ी डिस्क्रिपेंसी थी, यानी बहुत बड़ा झूठ था। और इस झूठ की वजह से आफ्ताब पर पुलिस को सबसे पहले शक तो खैर पहले ही था, पुलिस को एक तरह से यकीन हो गया कि ये लड़का झूठ बोल रहा है। और उसके बाद पुलिस ने उसके साथ और सख्ती करने की शुरुआत की। इसके बाद जो मनी ट्रांजैक्शन की जानकारी है उसके बारे में भी आप जानते हैं। 22 से 26 मई के बीच 54,000 रुपये आफ्ताब ने श्रद्धा के मोबाइल फ़ोन से अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र किए थे, क्योंकि आफ्ताब जो है उसका पासवर्ड जानता था। और अब चूंकि श्रद्धा दुनिया से दूर जा चुकी थी, वो खुद उसका कत्ल कर चुका था, तो उसे लगा कि उसके पैसे भी वो लूट कर
ऐश कर सकता है, मौज कर सकता है। लेकिन मोबाइल फ़ोन को लेकर उसने जो झूठ बोला कि श्रद्धा मोबाइल फ़ोन लेकर चली गई, जबकि मोबाइल फ़ोन वो खुद यूज़ कर रहा था और तकरीबन 9 दिनों तक उस मोबाइल फ़ोन को उसने न सिर्फ यूज़ किया बल्कि लोगों को उसी मोबाइल फ़ोन से चैट करके और उसी मोबाइल फ़ोन से अपना लोकेशन किसी को भेज कर ये बता कर कि मैंने रील्स बनाया है, प्लीज़ उस पर लाइक कमेंट कर दो, इस तरह की बातें करके वो लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन जब पुलिस ने उससे पूछताछ की तो वो ये भूल गया था कि उसने श्रद्धा के मोबाइल फ़ोन को उसके कत्ल के बाद भी यूज़ किया है। और आप इसे मानवीय चूक कह लें, क्योंकि भूल तो एक पॉजिटिव वर्ड है जो किसी इंसान से भी हो सकता है। उसने, बल्कि चूक भी क्या कहें, चूक भी एक पॉजिटिव वर्ड है, लेकिन ये उसकी एक बदमाशी थी और इस बदमाशी और इस शातिरपने के बावजूद या ओवर स्मार्टनेस के बावजूद वो फाइनली पकड़ा गया। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है इस केस का जो मुझे लगा कि आप लोगों से शेयर करना चाहिए। बातें तो लगातार हो रही थी कि मोबाइल फ़ोन और लोकेशन और सीडीआर, लेकिन आखिर मोबाइल फ़ोन का झूठ कैसे पकड़ा गया, ये खुलासा जो है मुझे लगा आप लोगों से मुझे करना चाहिए, आप लोगों को बताना चाहिए। अब श्रद्धा और आफताब की स्टोरी पर जो भी लोग बात कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, उसमें बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि हम श्रद्धा के माता पिता के बारे में तो लगातार बता रहे हैं, श्रद्धा के पिता से हमने बातचीत भी की, उनका नज़रिया जाना, लेकिन आफताब के माता पिता के बारे में कोई चर्चा नहीं कर रहा है, वो कहाँ पर हैं। तो आफताब के माता पिता के बारे में जहाँ तक अब तक की जानकारी है उसके मुताबिक ये कि पहले वो वसई में ही रहते थे, वसई रोड में, लेकिन फिर इसी बीच में वो मीरा रोड में एक नए मकान में शिफ्ट हो गए, एक सोसाइटी में, एक फ्लैट में, और उस नए मकान से फिर वो फ़िलहाल कहीं और चले गए हैं। वो कहाँ पर हैं इसके बारे में फ़िलहाल सार्वजनिक रूप से कोई जानकारी नहीं है और नहीं पुलिस ने अपनी तफ्तीश में अब तक इसके बारे में कुछ बताया है। लेकिन जो मीरा रोड में उनका नया मकान है उसके आस पड़ोस के लोग ये बता रहे हैं कि वो फैमिली जो है काफ़ी मिलनसार है और आफताब के जो मम्मी पापा हैं उनका नाम है अमीन पूनावाला और मुनीरा, ये दोनों पड़ोसियों से हिल मिल कर बातें करते थे, लेकिन उन पड़ोसियों को ये नहीं पता था कि इनका बेटा जो है इतनी भयानक करतूत या इतने भयानक कांड में शामिल हो भी सकता है। अब लोग बहुत हैरान हैं और आफताब के मम्मी पापा गायब हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है आज नहीं तो कल आफताब के मम्मी पापा से भी इस मामले में ज़रूर पूछताछ होगी, क्योंकि श्रद्धा के कुछ दोस्तों ने ये कहा है कि आफताब के मम्मी पापा ने भी, आफताब के पेरेंट्स ने भी श्रद्धा को आफताब के साथ रहने के लिए इमोशनली, डायरेक्टली इनडायरेक्टली मजबूर किया और गुमराह भी किया। इस तरह की बात गॉडविन नाम के एक दोस्त ने भी कही है। और अब जो श्रद्धा का, जब श्रद्धा मुंबई में काम करती थी तो श्रद्धा का जो इमीडिएट रिपोर्टिंग इंचार्ज है, फॉर्मर कलीग करण, उन्होंने भी इस तरह की कुछ बातें कही है। करण वही शख्स हैं जिनके साथ श्रद्धा जो है चैट कर रही थी और चैट करके श्रद्धा ने यह बताया था कि आफताब ने उसके साथ मारपीट की है और उसने अपने जो ज़ख्मी चेहरा है श्रद्धा का, उस ज़ख्मी चेहरे की तस्वीर भी करण को भेजी थी, जिसके बाद करण ने उससे हमदर्दी भी जताई और फिर उसे छुट्टी दी कि हाँ वो रेस्ट ले ले। और तब करण ने अब ये खुलासा किया है कि तब श्रद्धा ने उसे ये बताया था कि उस वक्त आफताब के मम्मी पापा ने उसे फ़ोन करके ये भरोसा दिलाया था कि आफताब उसका घर छोड़कर चला जाएगा, लेकिन हकीकत यही है कि आफताब उसका घर छोड़कर नहीं गया और इसके बाद दोनों फिर साथ में रहने लगे, उनके बीच आपस में समझौता हो गया। और जो लोग जुर्म की दुनिया को समझते हैं, जानते हैं, उनका ये कहना और मानना है कि आफताब और श्रद्धा के रिश्ते में कुछ भी ठीक नहीं था और इतनी बड़ी जो घटना श्रद्धा के साथ होने वाली थी उसके हिंट, उसके संकेत पहले ही श्रद्धा को आफताब की मारपीट, उसके हिंसक व्यवहार के रूप में मिलने लगे थे, लेकिन श्रद्धा ने शायद उन चीज़ों की अनदेखी कर दी और उस अनदेखी की वजह से आज वो हमारे बीच नहीं है और उसकी हत्या कर दी गई। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अब कुछ फॉरेंसिक एविडेंसेस और उसके जांच के बारे में आप सबको मैं बताऊं। आपको ये तो पता चल ही चुका है कि एक जबड़ा पुलिस को मिला है जिसके जो श्रद्धा का जबड़ा होने की आशंका पुलिस को है और पुलिस अब उस जबड़े की भी फॉरेंसिक जांच करवा रही है। साथ ही पुलिस को यह भी पता चला है चूंकि उस जबड़े में कुछ रूट कनाल ट्रीटमेंट किए जाने के निशान बाकी हैं और रूट कनाल ट्रीटमेंट श्रद्धा का भी हुआ था, तो अभी पुलिस मुंबई में उस डेंटिस्ट से वो रिपोर्ट मंगवाने की कोशिश कर रही है जब उन्होंने श्रद्धा का रूट कनाल ट्रीटमेंट किया था, ताकि पुलिस ये आइडेंटिफाई कर सके कि एग्जैक्टली
उनको मिले जबड़े में जिन 2 दांतों में रूट कनाल ट्रीटमेंट किया गया है, और क्या श्रद्धा के दांत में भी वाकई उन्हीं 2 दांतों में रूट कनाल ट्रीटमेंट हुआ था, तो फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन से पहले जो मैनुअली इन्वेस्टिगेशन की बात है, वहाँ पर एक उम्मीद दिखती हुई, एक जगती हुई दिखाई दे रही है। ये एक बात है। और बाकी पुलिस ने ये नई जानकारी दी है कि पुलिस ने इस मामले में श्रद्धा की जितनी हड्डियां उसने बरामद की थी उसको जांच के लिए CFSL यानी सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी के हवाले कर दिया है, वहां भेज दिया है। पहले ये जानकारी सामने आई थी कि इन हड्डियों को जांच के लिए स्टेट फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी जो होता है FSL, वहां पर भेजा जाएगा जो दिल्ली के रोहिणी में है। लेकिन अब नई खबर या नई जानकारी ये है कि सेंट्रल गवर्नमेंट की जो फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी है, जिसे CFSL कहते हैं, CFSL में वो हड्डियां और जो बिलोंगिंग्स है उसकी जांच के लिए भेजा गया है। पुलिस ये जानना चाहती है कि ये हड्डियां वाकई इंसान की है या नहीं, और अगर इंसान की हैं तो क्या ये श्रद्धा की है या नहीं। तो बहुत मुमकिन है कि आने वाले कुछ दिनों में वो रिपोर्ट आप लोगों के सामने हो। और अभी फ़िलहाल इस मामले की जांच पुलिस कर रही है, और बहुत ज़्यादा फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन पर पुलिस की जांच जो है वो निर्भर करती है। पिछली बार जब मैंने श्रद्धा वॉलकर के कत्ल को लेकर आप सबसे बातचीत की थी, तो कुछ लोगों ने ये कहा कि अगर आफताब ने अपना जुर्म पुलिस के सामने कबूल ही कर लिया है तो इतना देर क्यों करना, इतने सबूतों के झंझट में क्यों पड़ना, क्यों नहीं उसे फांसी की सज़ा दी जाती है, क्यों नहीं उसे आजीवन कारावास की सज़ा दी जाती है, हमारा कानून ऐसे क्यों काम करता है। तो इसका मैं जवाब आप सबको देना चाहता हूँ। देखिए, कोई भी मुलजिम जब पकड़ा जाता है और पुलिस उससे पूछताछ करती है तो ज़्यादातर मामलों में मुलजिम जो है वो पुलिस के सामने अपना जुर्म कबूल कर लेते हैं। वो चाहे पुलिस का दबाव हो या जो भी वजह हो, वो जुर्म कबूल कर लेते हैं और उसके बाद सारी बातें वो हुबहू बताते हैं। लेकिन जैसे ही अदालत में ट्रायल की घड़ी आती है, वहाँ पर मुलजिम जो है उस अपनी बात से मुकर जाता है। तो पुलिस जो पूछताछ करती है और पुलिस जो बयान दर्ज करती है वो CRPC की धारा 161 के तहत बयान दर्ज करती है। और आपको ये मैं बताना चाहूँगा कि 161 के तहत जो बयान दर्ज होता है वो कोर्ट में मान्य नहीं होता। 161 के बयान के साथ अगर किसी ने मान लीजिए अपना जुर्म कबूला भी है, तो उसके साथ जब तक सबूत पुलिस पेश नहीं करेगी तब तक उस बयान का कोई सब्सटैंशिएट करने वाला प्रूफ नहीं होगा, तब तक उस बयान को मानकर कोर्ट किसी को सज़ा नहीं दे सकता है। एक तो ये इंपॉर्टेंट बात है। ऐसे में एक और तरीका बचता है, वो तरीका ये होता है कि मजिस्ट्रेट के सामने या कोर्ट के सामने किसी गिरफ्तार मुलजिम का बयान करवा लिया जाए, और वो बयान CRPC की धारा 164 के तहत होता है। और CRPC की धारा 164 के तहत मजिस्ट्रेट के सामने दिया जाने वाला जो बयान होता है उससे मुलजिम या कोई भी गवाह मुकर नहीं सकता है, क्योंकि उससे मुकरने पर फिर कोर्ट को यह अधिकार होता है कि उसके खिलाफ कार्रवाई हो। लेकिन अब आप पूछेंगे कि इस मामले में पुलिस 164 का बयान क्यों नहीं करा रही है, तो उसके पीछे वजह यही है कि जैसे ही पुलिस 164 का बयान कराने की कोशिश करेगी तो इस बात की आशंका है कि जो मुलजिम है वो कोर्ट में जाकर कहे कि देखिए जी, पुलिस तो मुझे परेशान कर रही है, डरा धमका कर इस तरह का बयान लेने की कोशिश कर रही है, मैं तो बेकसूर हूँ। क्योंकि वो भी ये जानता है कि अगर मैं कोर्ट में 164 के बयान में ये सारी बातें कबूल कर लूँगा तो मैं फंस जाऊँगा। तो इसीलिए फ़िलहाल पुलिस 161 के तहत ही बयान दर्ज करके सबूत जुटाने की कोशिश कर रही है। जब सबूत जुटाकर पूरी स्टोरी पुलिस कंप्लीट कर लेगी तब उसके खिलाफ चार्जशीट दाखिल होगी और उसे सज़ा दिलाने की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। तो ये ओवरऑल अब तक की तफ्तीश है, और मेरे हिसाब से पुलिस की तफ्तीश थोड़ी धीमी तो ज़रूर है, जिसके बारे में हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल करने वाले वकील ने भी कहा है। लेकिन इतना ज़रूर है कि अगर इस मेटिकुलस तरीके से पुलिस जो तफ्तीश कर रही है, अगर वो सारी कड़ियाँ जुड़ गई, CFSL की रिपोर्ट आ गई जिसमें हड्डियों के श्रद्धा के होने की बात साबित हो गई, DNA की बात साबित हो गई, और जो इसकी निशानदेही पर हड्डियां बरामद हो रही हैं आफताब की निशानदेही पर, तो आफताब के लिए वो बहुत बड़ा एविडेंस उसके खिलाफ साबित होगा। बाकी जो टेक्निकल एविडेंस की बात मैंने बताई आपको, मोबाइल फ़ोन और ट्रांजैक्शन, मोबाइल फ़ोन की लोकेशन, श्रद्धा के मोबाइल फ़ोन को लेकर उसका झूठ बोलना, ये सारी चीज़ें आने वाले दिनों में आफताब के खिलाफ जाएंगी। तो उम्मीद कर सकते हैं कि इस मामले में आफताब गुनहगार साबित होगा, जैसा कि पुलिस की अब तक की तफ्तीश कह रही है, और उसे ज़रूर कड़ी से कड़ी सज़ा होगी। अब आइए कुछ बात करते हैं आपने इससे पहले जो कमेंट्स किए हैं मेरे वीडियो पर, उसके बारे में, और साथ ही जो मैंने सवाल आप सबसे पूछा था उसके बारे में भी थोड़ा आप सबसे मैं बात करना चाहूँगा। मैंने पिछली बार आप सबसे ये पूछा था कि अंटार्कटिका में जो बर्फ़ है उसकी सबसे मोटी परत कितने की है, मतलब कहने का मतलब ये कि उसकी सबसे ज़्यादा थिकनेस वो कितना है। तो उसका जवाब आप में से बहुत सारे लोगों ने दिया है। तो मैं आज किसी एक
एक व्यक्ति विशेष का नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि जवाब जो है वो राइट आंसर है 7000 फीट, जिसको अगर मीटर में हम कन्वर्ट करें तो ये 2133 मीटर है, 2133 मीटर। और अगर हम समझने के लिए आपस में बात करें तो ये 19 फुटबॉल मैदान के बराबर इसकी मोटाई है। और वैज्ञानिक ये कहते हैं कि अगर ये बर्फ़ कहीं पिघल गया तो जो सी लेवल है वो 200 मीटर तक बढ़ जाएगा। और 200 मीटर तक सी लेवल बढ़ने का मतलब आप समझिए कि ऐसे बहुत सारे शहर, बहुत सारे द्वीप बिल्कुल सबमर्ज्ड हो जाएंगे समंदर के पानी में, जो समंदर के किनारे हैं, बल्कि बहुत बड़ा एरिया जो है वो वाटर से, पानी से कवर्ड हो जाएगा। और वो एक प्रलय लाने वाली बात होगी। इसीलिए दुआ कीजिए कि अंटार्कटिका का बर्फ़ कभी ना पिघले। और जो ग्लोबल वार्मिंग को लेकर पूरी दुनिया में चिंता जताई जा रही है, उसको लेकर हम भी कुछ अपनी तरफ से पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट करने की कोशिश करें। एक तो ये बात है। एक मेरे मन में एक और सवाल है, जो चीज़, एक मंज़र आज मैंने देखा उससे रिलेटेड है। ये मेरे ख्याल से एक दिमाग को घुमाने वाली बात है। आप में से अगर कोई इसका जवाब दे पाए तो बहुत अच्छा रहेगा। वो ये कि आज मैंने देखा कि एक कार में 2 लड़के चले जा रहे थे। कार की सारी खिड़कियाँ बंद थी, वो हाईवे पर जा रहे थे, और लेकिन 2 ही लोग कार में बैठे हुए थे। इसके बावजूद वो एक दूसरे से जब बात करते थे तो एक दूसरे के कान में विस्पर कर रहे थे, मतलब फुसफुसा कर एक दूसरे के कानों में बात कर रहे थे। मेरे मन में ये जिज्ञासा है कि वो ऐसा क्यों कर रहे थे। अगर आप इस सवाल का जवाब दे सकते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। अब आइए जल्दी से कुछ दर्शकों के नाम पढ़ता हूँ। आप लोग मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं और आप लोगों के कमेंट्स लगातार आते रहते हैं। मीता भट्टाचार्य जी का कमेंट है, जमशेदपुर मेरे होम टाउन से, मैं बहुत बहुत आपका स्वागत करता हूँ। विजेंद्र सिंह जी, लिटिल रेन ड्रॉप्स, परूप श्रेष्ठा जी, शैलेश या शैला शाह के नाम से है, और रेखा भट्ट जी हैं, चंद्र प्रकाश जी हैं, दुर्गा कर्की जी ने ये कहा है, बेसिकली दुर्गा कर्की जी ये कह रहे हैं कि उन्हें मुझे मेरी कहानियाँ पसंद है, लेकिन मैं कंटिन्यू नहीं आता हूँ। मैं कंटिन्यू आता हूँ दुर्गा जी, सैटरडे और संडे मेरी छुट्टी होती है तो उस दिन मैं हाजिर नहीं हो पाता हूँ, और बाकी हफ्ते के 5 दिन मैं आपकी सेवा में हाजिर रहता हूँ। मनीष यादव जी, यूज़र MD के नाम से भी एक आईडी है। ब्लिंक राउंड टू हेल एक आईडी है, उन्होंने भी कमेंट किया है। हरमन के सॉन्ग्स, संतोष प्राची, इन्होंने भी कमेंट किया, उन्होंने जवाब दिया है। और वसावा चंद्र सिंह, विंसी कारपेंटर जी, रेगुलर आप कमेंट करती हैं, मैं आपको रिकॉग्नाइज़ करता हूँ। राहुल दांगी जी का भी जिक्र मैंने किया, और इन्होंने पिछले सवाल का जवाब सबसे पहले और सही जवाब दिया था। मनोज प्रभाकर जी, और भी बहुत सारे लोगों ने, शैलेश पांचाल जी। अब हो सकता है कि ये जो आईडी में नाम डिस्प्ले होता था उसकी जगह सिर्फ आईडी डिस्प्ले हो रहा है, तो मुझे वो थोड़ी पढ़ने में भी दिक्कत हो रही है। तो अगली बार से जब आप अपना कमेंट करें तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपना नाम भी उसमें स्पेसिफिकली लिख दें। सिर्फ आईडी से कमेंट करेंगे तो आईडी कई बार थोड़ा आदमी होता है ना, न्यूमेरिक तरीके से भी आईडी अपनी डिज़ाइन करता है, तो उसको पढ़ने में दिक्कत होती है। जैसे user-MT8PX4 इस तरह से एक आईडी है। अब मैं इनका नाम पढ़ूं तो क्या पढ़ूं, तो इसीलिए आप अपना नाम अपने कमेंट में ज़रूर लिखिए, ये मेरी आपसे गुजारिश होगी। फिलहाल मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।